हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे और इस टेस्ट पेपर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर समझेंगे। तो चलिए हम इस टेस्ट पेपर को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, टेस्ट पेपर प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहेंगे। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए नए नए लेसन्स के वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी स्टडी को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो इसका पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये बच्चों एक तरीके से नमूना पेपर है, सैम्पल पेपर टाइप का है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आप इस टेस्ट पेपर को अच्छे से समझने की कोशिश करें, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी, या आपका जो भी एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम है, उसमें आपको मदद मिलेगी। चलिए हम टेस्ट पेपर का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स। ये जो कॉलम्स मतलब ए और बी जो सेक्शन में दिए हैं, इनको हम आपस में मिलाएंगे। तो बच्चों ऑलरेडी इसमें मिलाए दिए हुए हैं, मिले हैं ऑलरेडी। तो अ स्वार्म ऑफ बीज मतलब जो मधुमक्खियाँ रहती हैं या मक्खियाँ रहती हैं, उनके छत्ते को या उनका जो झुंड रहता है उसको कहते हैं स्वार्म ऑफ बीज। हर्ड ऑफ कैटल, फ्लीट ऑफ शिप्स और क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों का झुंड और जहाज़ का जो बेड़ा होता है उसको कहते हैं। और हर्ड ऑफ कैटल मतलब पशुओं का झुंड। तो इस प्रकार आपका ये मैच वाला जो क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड। जैसा बताया गया है वैसा कीजिए। इसका मतलब होता है जैसा बताया गया है वैसा कीजिए, या जैसा निर्देशित किया गया है वैसा कीजिए। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं यूज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। तो बच्चों आर्टिकल्स में ए और एन और द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। ये तीन आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है ए, दूसरा एन और तीसरा द। तो ए और एन जो हैं ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सिंदबाद सेट आउट ऑन हिज वॉयज। वॉयज कहते हैं बच्चों यात्रा। सेट आउट मतलब निकल पड़ा। तो सिंदबाद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ही वेंट टू, यहाँ पर द आएगा। नियरेस्ट हार्बर, ये हार्बर कहते हैं बंदरगाह। तो वह पास वाले बंदरगाह के पास गया। एंड और गॉट इन टू एन एक्सीलेंट शिप। बच्चों यहाँ पर गॉट इन टू का मतलब है सवार होना। एक्सीलेंट शिप का मतलब है उत्कृष्ट जहाज़। पानी का जो जहाज़ है उसकी बात कर रहे हैं। तो वह एक पास वाले बंदरगाह के पास पहुँचा या गया और एक उत्कृष्ट जहाज़ में सवार हो गया। तो यहाँ पर बच्चों द आएगा और इसमें एन आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गिव प्लूरल्स ऑफ। ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनके प्लूरल्स मीन्स बहुवचन लिखने हैं। तो बहुवचन मतलब सिंगल, जैसे टेबल मीन्स टेबल या चेयर मीन्स कुर्सी, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो चेयर्स कर देंगे। वैसे ही इस जो शीप और मैंगो है इसके हमको प्लूरल्स लिखने हैं। तो बच्चों शीप का प्लूरल शीप ही होता है, सेम टू सेम आ जाएगा। और मैंगो में ई एस लग जाएगा और इसका प्लूरल हो जाएगा मैंगोस। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। ये जो नीचे कथन लिखा हुआ है इसका फॉर्म चेंज करना है। मतलब ये अभी क्वेश्चन मार्क के रूप में है, यानी हम इसको कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे करना है? इनडायरेक्ट में चेंज। तो चलिए इसको देखते हैं हम। महक सैड वेयर डू यू लिव।
तो बच्चों महक सैड, यहाँ पर जो सैड है वो आस्क्ड में बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसीलिए इसको हमने आस्क्ड में बदल दिया। और यही वेयर जो शब्द है ये वापस यहाँ पर कंजक्शन के रूप में इधर आ जाएगा। और एक और बात है यहाँ पर कि ये जो सेंटेंस है इसमें महक सेड टू और मी आना चाहिए। एक तरीके से क्या आएगा? महक सेड टू मी। तो ये जो सेकंड पर्सन है यू, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है हमेशा, तो मी का हो जाएगा यहाँ पर आई, इधर सब्जेक्ट। तो महक सेड टू मी की जगह पे महक आस्क्ड वेयर। अब ये जो मी है वो इधर आई में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया, और लिव्ड हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इधर ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों थोड़े इसके रूल्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, थोड़े से जटिल हैं लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे तो आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में बदलना है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में इसको बदलना है। अनीता लाइक्स टू राइड एन एलिफेंट। अनीता एक हाथी की सवारी करना पसंद करती है। तो अनीता, ये लाइक्स का मतलब है मुख्य क्रिया में एस या ई एस है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसमें प्रश्नवाचक बनाते समय प्रश्नवाचक में डज लग जाएगा। अगर एक वचन है तो डज लगेगा, बहुवचन है तो डू लगेगा। तो इधर आ जाएगा डज, फिर ये सब्जेक्ट अनीता और एस हट जाएगा, लाइक टू राइड एन एलिफेंट और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका ये प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन। जो नीचे वर्ब दी गई है ये रेन, इसको हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों कैसे पहचानेंगे कि ये किस फॉर्म में आना चाहिए? चूँकि यस्टरडे दिया, इसका मतलब होता है बीता हुआ या गुजरा हुआ कल। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के रूप में ये वाक्य आएगा, तो इसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगी, रेन का हो जाएगा रेन्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? रेन्ड। तो ये इस प्रकार ये पास्ट इंडेफिनिट के रूप में इसको कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, रेन की क्या हो जाएगी? रेन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर। एक शब्द लिखना है। वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स। जो हॉर्स मीन्स जो घोड़ों को ट्रेनिंग देने का काम करता है उसको कहते हैं हम हॉर्स ट्रेनर। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा शब्द बन रहा है, तो यहाँ पर ट्रेनर भी कह सकते हैं लेकिन हम इसको हॉर्स ट्रेनर भी बेटर रूप से कह सकते हैं। ये हॉर्स ट्रेनर, क्योंकि ये हॉर्स तो इसी सेंटेंस का है, इस फ्रेज का ही वर्ड है, तो हमें वापस से इसको हॉर्स ट्रेनर लिख सकते हैं या ट्रेनर भी लिख सकते हैं, दोनों ही लगभग सही हैं। चलिए यहाँ पर बच्चों ये सिर्फ आप ये लिख देंगे तो उसका आंसर यही बनेगा, हॉर्स ट्रेनर। अगला देखते हैं, चेंज द वॉइस। वॉइस मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा जटिल है। आप अभी इसको कर लीजिए, जब ग्रामर कंटेंट का लेसन आएगा तो उस समय इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। चेंज द वॉइस मतलब इसको वॉइस में चेंज करना है। अभी ये एक्टिव वॉइस के रूप में इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हम आंसर देखते हैं इसको, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पैसिव में अ बुक। ये जो ऑब्जेक्ट है इधर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये इज आ जाएगा इधर। और रेड, इसको हम रेड पढ़ेंगे। अब ये रीड का थर्ड फॉर्म हो गया, चूँकि लिखने में एक जैसे रहते हैं लेकिन ये लिखने में और दिखने में एक जैसे रहते हैं, पढ़ने में ये डिफरेंट हो जाते हैं। इसको जब फर्स्ट फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे तो रीड पढ़ेंगे और सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में हम इसको रेड पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अ बुक इज़ रेड बाय हिम। एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का।
यूज़ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक स्पेसेस। जो खाली स्थान है इनमें उपयुक्त हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। द मैंगोज आर लाइक्ड बाय माई वाइफ। जो आम है वो मेरी पत्नी के द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो इसमें बच्चों बाय आ जाएगा। बाय के बाद दूसरा है बी नंबर का, शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस। इसका मतलब है कि वह हमेशा मेरे डिसीज़न मतलब फैसले से सहमत होती है या रहती है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनकी डिटेल स्टडी करेंगे बाद में, तब इसको क्लियर समझेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बच्चों क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस फर्स्ट से लेके 6 नंबर तक ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर कॉपी में से, जहाँ पर आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं इनको, वहाँ से इनको समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इनके हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। वाई डिड भोला एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। भोला और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का निर्णय क्यों लिया। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि भोला और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि घोड़ा अधिक खाता था। इस कारण ज़्यादा खाता था वो, मतलब उनका खर्चा काफ़ी हो गया उसके खाने से, इसलिए उन्होंने उसको बेच दिया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट बैट डिड द ठग्स वांट टू हैव विद भोला। मतलब जो दो ठग थे वो भोला के साथ क्या शर्त लगाना चाहते थे। तो वे दोनों चाहते थे, ये शर्त लगाई उन्होंने, या ये कह सकते हैं कि जो दोनों ठग थे उन्होंने भोला के साथ क्या शर्त लगानी चाहिए। तो जो शर्त थी वो ये थी कि आपकी पत्नी, आप जो आम लेके जा रहे हो, अगर इनको देख करके वो नाराज़ हो जाएगी तो हम आपको मतलब भोला को उन ठग को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर से समझिए कि अगर भोला की पत्नी भोला के द्वारा जो आम लिए गए थे वो घर पे ले जाता है, तो अगर उसकी पत्नी नाराज़ हो जाती है तो भोला को ठगों को 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और यदि पत्नी खुश हो जाती है तो भोला को 1000 रुपये देंगे। ये शर्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता आज अब बहुत ज़्यादा उत्साहित या खुश क्यों है। तो अनीता बच्चों इसलिए उत्साहित है क्योंकि उसके दरवाजे पर आज अप्पू आया है, हाथी आया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अप्पू ने जो पानी की बाल्टी थी उसको कैसे पिया। तो अप्पू ने अपनी सूंड के सहारे उस बाल्टी से पानी को पिया। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में वहीं से याद कर लें जहां से आपने जिन वीडियोस के द्वारा इनको आपने समझा है, या फिर अपनी फेयर कॉपी से याद कर लें। वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय एन AC कोच। विनोद ने AC कोच के द्वारा ट्रेन में यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया। तो विनोद ने निर्णय इसलिए लिया बच्चों क्योंकि विनोद जब स्टेशन पर आया तो उसको पता लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इस कारण वह AC कोच में बैठ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड विनोद एंड अदर पैसेंजर्स थिंक अबाउट द यंग मैन। जो विनोद और उसके साथी जो पैसेंजर्स थे, उसके साथ के अन्य जो यात्री थे, उन्होंने उस यंग मैन के बारे में क्या सोचा। तो आपको मालूम है बच्चों कि जितने भी उसमें पैसेंजर बैठे थे और विनोद भी था उनके साथ, तो वे सभी ये समझ रहे थे कि ये गरीब आदमी है और इसके पास शायद टिकट भी नहीं होगा और टिकट के पैसे भी नहीं होंगे। जब TT आएगा तब वह क्या जवाब देगा। और उसके आने पर उन सब में थोड़ा सा अनफिट माहौल हो गया था, एक दूसरे के कान में वो एक कानाफूसी करने लग गए थे। तो ये इनके आंसर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का। राइट द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम रेनबो। रेनबो जो पोएम है उसकी जो फर्स्ट 4 लाइन है उनको आपको लिखना है। तो बच्चों इसकी 4 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, चूँकि आप अपनी बुक में देख करके इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज,
बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर फार देन दीज। ये इस पोएम की, जो रेनबो पोएम है, उसकी फर्स्ट 4 लाइनें हैं। चलिए इसी के अंतर्गत हम बी नंबर का प्रश्न देखते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। ये जो पोएम रेनबो थी, इसके कवि का क्या नाम है? तो बच्चों, इस पोएम के कवि का नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी या रोजेटी, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोजेटी। तो आप ये अपनी फेयर वर्क में या फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का। यू आर अनीता, आपका नाम अनीता है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल। आप शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोपाल में पढ़ रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय को एक एप्लीकेशन लिखिए। किस संबंध में? रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को, हमने अलग से लिख रखा है, वहाँ पर देखते हैं इसको। ये बच्चों एप्लीकेशन है, सेम हमने यहाँ पर इसको लिख रखा है। चलिए यहाँ से आप देखेंगे, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल। ये जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोपाल है, उस स्कूल के हेडमास्टर सर को एप्लीकेशन संबोधन में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए। सर, निवेदन है, आई बेग टू से, मैं प्रार्थना करके कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ, दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। कब से? सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ। चूँकि यहाँ अनीता का नाम लिखा है, इसलिए बोलेंगे कि मैं इसलिए स्कूल नहीं आ सकती हूँ या स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे कृपया 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें या 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें। फ्रॉम कब से? 12/9/2025 से 14/9/2025 तक। ये बच्चों डेट है, एक 12 तारीख का दिन, 13 का और 14 का, ये 3 दिन का अवकाश हो जाएगा। और थैंकिंग यू यहाँ पर लिख देंगे, डेट लिख देंगे जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो। योर्स सिंसियरली में अनीता, चूँकि यहाँ पर एप्लीकेशन में ये अनीता पहले ही बोल दिया कि आप अनीता हो, तो यहाँ पर भले ही आप कोई भी लड़का एप्लीकेशन लिखेगा इसको, तो भी वह अनीता ही लिखेगा, क्योंकि प्रश्न में ऐसा ही पूछा गया है कि आप, बताया भी गया है कि आप अनीता ही हो। और क्लास लिख दीजिए आपका, क्लास 7th A। इस प्रकार आपका ये एप्लीकेशन का आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 5 के और मीन्स अथवा में एक क्वेश्चन और है। यू आर अहमद मुकेश, आप अहमद हो या मुकेश हो, जो आपको नाम पसंद है उसको लिख लीजिए। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को एक पत्र लिखिए। आस्किंग हर टू कम, उसको आने के लिए कहिए। एंड विजिट यू ऑन द कमिंग फेस्टिवल, और जो आने वाला त्यौहार है उस पर आपसे मिलने के लिए उसको एक बुलावा पत्र लिखना है, मतलब उसको आमंत्रित करना है, बुलाना है। तो चलिए इस लेटर को हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को एक पत्र लिखिए। आस्किंग हर टू कम एंड विजिट यू फॉर द कमिंग फेस्टिवल, आने वाले त्यौहार के लिए आपसे मिलने के लिए और आपके घर या आपके यहाँ आने के लिए उसको एक पत्र लिखिए। मतलब अपनी बहन को त्यौहार के आने पर अपने से मिलने के लिए और उसको घर आने के लिए एक पत्र लिखना है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों इस तरफ एड्रेस लिख देंगे 74G, ये मकान नंबर है, जवाहर नगर रतलाम, MP, सितंबर 14, 2025। मतलब ये एक काल्पनिक एड्रेस है और रतलाम डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, सितंबर 14, 2025, ये आपको डेट का फॉर्मेट लिखना है। तो ये बच्चों एड्रेस आपको
अपने हिसाब से लिखना है, जो क्वेश्चन में आता हो या आप जो लिखना चाहते हो। चलिए, माय डियर सिस्टर राखी, मेरी प्रिय बहन राखी, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, ये अपनी बहन को संबोधित करते हुए लिखता है। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आवर पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दीपावली हेयर विद फुल फैमिली। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि अपने माता पिता ने निर्णय लिया है, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया है, टू सेलिब्रेट दीपावली, दीपावली मनाने का, हेयर यहाँ विद फुल फैमिली मतलब अपने पिताजी ने या हमारे पिताजी ने या हमारे माता पिता ने दीपावली सभी परिवार के साथ सपरिवार मनाने का फैसला लिया है। आवर एल्डर ब्रदर हैज़ एग्रीड टू रीच बाय 15th of October। और हमारे जो मतलब हमारे वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लिखने वाला है उसकी बड़ी बहन है राखी, तो राखी को भी साथ में संबोधित करते हुए उसका भाई कह रहा है क्या, कि हमारे बड़े भाई उन्होंने सहमति दे दी है टू रीच बाय 15th of October, कि यानी ये कह सकते हैं कि अपने बड़े भाई ने 15 अक्टूबर तक घर पर पहुंचने की या उपस्थित होने की मतलब सहमति दे दी है। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू अस, इसीलिए मैं आपसे हमारे यहाँ मतलब घर पर बुलाने के लिए अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ, एंड पे अ विजिट, और आपकी एक विजिट मतलब आपसे एक भेंट चाहते हैं फॉर द कमिंग दीपावली ऑन 20th October 2025 मतलब 20 अक्टूबर 2025 को आपसे दीपावली पर आने के लिए एक भेंट यानी आपसे मिलने की एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक आपसे निवेदन करते हैं। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। बच्चों ये डेट है वो भी काल्पनिक ली गई है और ये 15th भी काल्पनिक ली गई है, तो एक्चुअल में जो दीपावली की डेट है वो भी आप डाल सकते हैं या अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ तक हो गया, रेस्ट इज़ ओके मतलब बाकी सब ठीक है। थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लिखने वाला कौन है? योर यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर कहते हैं छोटे भाई को। बच्चों जो राखी है यहाँ पर, इस राखी का छोटा भाई यंगर ब्रदर विजय है। चूंकि क्वेश्चन में इस विजय के स्थान पर हमको क्वेश्चन के अनुसार अहमद AHMAD या मुकेश इन दोनों में से एक लिखना था। चूंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है कि यू आर अहमद या ये इसको कहते हैं ऑब्लिक मुकेश, आप अहमद हो या मुकेश हो, तो आपको विजय के स्थान पर अब क्या लिखना पड़ेगा? अहमद या मुकेश AHMAD और ये हो जाएगा इधर मुकेश MUKESH। तो इस प्रकार आपका ये लेटर राइटिंग का काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और इसमें देखते हैं राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो। जो नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं ये वाले, इन टॉपिक्स में से किसी एक पर आपको पसंदीदा टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो चलिए बच्चों, चूंकि हमारा ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है इसलिए हमें एक तो नहीं सभी के बारे में जानना ही चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा निबंध है उसमें हम सबसे पहले द काउ मीन्स गाय के बारे में। द काउ इज़ अ पेट एनिमल, गाय एक पालतू पशु है। शी इज़ 4-footed एनिमल, इसके 4 पैर है मतलब 4 पैरों वाला ये जानवर है। तीसरा है शी हैज़ 2 eyes एंड 2 horns, उसके 2 आँखें हैं और 2 सींग हैं। हॉर्न्स कहते हैं सींग। शी हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड
2 बिग ईयर्स, उसके 2 बड़े कान हैं और एक लंबी पूंछ है। चलिए बच्चों 5वें नंबर का पॉइंट देखते हैं। शी ईट्स ग्रास, यह घास खाती है, मतलब जो गाय है वह घास खाती है, पत्तियां खाती है। कॉर्न मीन्स जो भुट्टा होता है उसको बोलते हैं, अनाज को भी बोलते हैं। एंड हे कहते हैं सूखी घास को। तो गाय सूखी घास, अनाज, भुट्टे, पत्तियां और ग्रास मतलब जो हरी घास होती है उसको बोलते हैं, ग्रीन ग्रास को भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार गाय का ये भोजन होता है। अगला देखते हैं हम। शी गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध प्रदान करती है। शी गिव्स अस काब्स, वह बछड़े देती है, वह हमें बछड़े देती है। हर काब्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, और उसके बछड़े जो हैं वो खेती में या कृषि कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं। बच्चों गाय के जो बच्चे होते हैं मतलब उनको हम एग्रीकल्चर यूज में जिसको लेते हैं उसको बछड़ा कहते हैं, और वो जो बड़ा होके बैल बनता है। 9वें नंबर का है। कर्ड, बटर एंड घी इज मेड फ्रॉम हर मिल्क, उसके दूध से दही, कर्ड मीन्स दही, बटर मीन्स मक्खन, घी मीन्स घी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। 10 नंबर का है। हिंदूज वर्शिप द काउ, और जो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वे सभी गाय की पूजा करते हैं। 11 नंबर का है। वी कॉल हर गौ माता, हम उसको गौ माता के नाम से भी जानते हैं या उसको गौ माता भी पुकारते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें बच्चों, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मतलब मीनिंग्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे मीनिंग्स लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम ऐसे देखते हैं होली। नेक्स्ट ऐसे है बच्चों होली का, तो इसको हम देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। होली। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। सेलिब्रेट का मतलब है मनाना, तो सेलिब्रेटेड मतलब मनाए जाते हैं प्रति वर्ष। एवरी ईयर मीन्स प्रति वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जो मुख्य त्यौहार हैं इंडिया के, भारत के, वो कौन से हैं? आर होली, रक्षाबंधन, दशहरा। दशहरा की बच्चों स्पेलिंग DUSSEHRA होती है। तो ये मुख्य त्यौहार हैं। दीपावली है, ईद है और क्रिसमस। मतलब भारत में जो मुख्य त्यौहार मनाए जाते हैं वे सभी दशहरा, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ईद और क्रिसमस हैं। ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। होली एक रंगों का त्यौहार है जो कि हिंदू मतलब धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। यह जो त्यौहार है वो प्रेम का और प्रसन्नता का प्रतीक है या उसके लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। इट इज़ अ 2-day फेस्टिवल। यह 2 दिन का त्यौहार है। कमेंसिंग ऑन अ फुल मून लाइट, मतलब ये चंद्रमा की जो पूर्णिमा की जो रात रहती है, मतलब चंद्रमा पूर्ण रूप से फुल चमकता है उस दिन से, विद होलिका दहन, उसी दिन होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन से इस त्यौहार को 2 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, पीपल प्ले विद गुलाल एंड स्प्लैश कलर्स ऑफ ईच अदर। अगले दिन नेक्स्ट डे लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ गुलाल से होली खेलते हैं, रंगों से होली खेलते हैं। एंड स्प्लैश कलर्स ऑन ईच अदर। स्प्लैश का मतलब छिड़कते हैं और एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं। होली सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। सिग्निफाइज का मतलब है महत्व को दर्शाना या उसकी महत्ता को दिखाना। होली जो है वह बुराई, इविल बुराई कहते हैं, गुड मीन्स अच्छाई। होली बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है या बुराई पर अच्छाई की जीत जो है उसके महत्व को दिखाती है। अगली लाइन्स देखते हैं हम। पीपल सिंग होली सॉन्ग्स, लोग होली के गीत गाते हैं। ग्रीट देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलते हैं। एंड और रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। विद कलर्स, रंगों के साथ एक दूसरे से रंग लगाते हुए अपने दोस्तों और मित्रों से मिलते हैं। एंड स्वीट्स, और मिठाइयों के साथ, मतलब एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटते हैं। कहने का मतलब है कि लोग एक दूसरे से
अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से रंगों और गुलालों के साथ और मिठाई भेंट करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। होली गिव्स अ न्यू बिगिनिंग बाय फॉरगेटिंग ऑल द हेट्रेट एंड सॉरोस। होली गिव्स अ न्यू बिगिनिंग। होली जो त्यौहार है वह एक तरीके से नई शुरुआत प्रदान करता है। बाय फॉरगेटिंग, कैसे? ऑल हेट्रेट एंड सॉरोस। हेट्रेट कहते हैं नफरत, सॉरोस कहते हैं दुख। तो सभी नफरत और दुखों को भुला करके एक नई शुरुआत देने के लिए ये होली त्योहार आता है, या हमें सारे दुख दर्द और घृणा, नफरत, द्वेष सबको भुला करके एक नई शुरुआत प्रदान करने का काम कौन करता है? ये होली का त्यौहार। बच्चों, ये वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इनको आप इसमें से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है विजिट टू मार्केट। तो अगला इसको देखते हैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। एक अ विजिट टू मार्केट, विजिट टू अ मार्केट मतलब बाज़ार की एक सैर कह सकते हैं, बाज़ार में एक तरीके से घूमना फिरना या मिलना। आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस इन दीज समर वेकेशंस इन आगरा। मैं आगरा में गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर पर गया। देयर आई विजिटेड राजा मंडी बाज़ार विद माई कज़न सिस्टर। मतलब वहाँ पर मैंने राजा मंडी, एक जो बाज़ार है, वह मेरे जो चचेरी बहन है उसके साथ मैंने घूमा, उसको देखा। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड इन द मार्केट। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऑल शॉप्स वर डेकोरेटेड विद लाइट्स। और जो सारी दुकानें थी वो लाइट से सजाई हुई थी। देयर वर शॉप्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आर्टिकल्स। और वहाँ पर जितनी भी दुकानें थीं, सभी दुकानों पर लगभग सारी चीज़ें या सारे सामान उपलब्ध थे। देयर वर शॉप्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आर्टिकल्स, मतलब वहाँ पर सभी प्रकार के सामान की दुकानें थी। देयर वर शॉप्स ऑफ गिफ्ट्स, गिफ्ट की दुकानें थी। गारमेंट्स मतलब जो पोशाकें रहती हैं, कपड़े पहनने के, कपड़े गारमेंट्स कहते हैं बच्चों, कपड़ों से संबंधित पोशाक। शूज़, जूते चप्पल, बुक्स किताबों की। एंड स्ट्रीट वेंडर्स, और जो गलियों में जो लोग बैठे रहते हैं, ठेले वाले, नुक्कड़ पे छोटे छोटे दुकानदार, वे सभी थे। वर ऑल्सो देयर, वहाँ पर थे। सेलिंग वेरियस आर्टिकल्स लाइक पर्स, और वो सभी प्रकार की चीज़ें बेच रहे थे, जैसे पर्स, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स कहते हैं सौंदर्य सामग्री, तो वे सभी सौंदर्य सामग्री बेच रहे थे, पर्स बेच रहे थे। और चीपर रेट्स, एट चीपर रेट्स, इसका मतलब है कि सस्ती दरों पर वे सभी ये सामान बेच रहे थे। आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज़, मैंने एक जोड़ जूते का एक जोड़ खरीदा, मतलब ये कह सकते हैं कि मैंने मेरे लिए जूते खरीदे। एंड अ नाइस ड्रेस फॉर माई सिस्टर, और मेरी बहन के लिए मैंने बहुत बढ़िया ड्रेस खरीदी। आई रियली एन्जॉयड देयर, मैंने वाकई वहाँ मतलब वास्तव में वहाँ पर बहुत ही आनंद उठाया। और ये कठिन शब्द हैं जिनको बच्चों आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। एक लास्ट बचा है बाल सभा, इसको भी देख लेते हैं। बाल सभा, वीकली बाल सभा और चिल्ड्रंस असेंबली। बच्चों, बाल सभा को चिल्ड्रंस असेंबली भी कहा जाता है। तो जो साप्ताहिक, वीकली बाल सभा मतलब, वीकली का मतलब साप्ताहिक, बाल सभा या चिल्ड्रंस असेंबली है। इन द स्कूल्स प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू इंगेज इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट विद देयर पीयर्स। पीयर्स कहते हैं उनके जो साथी जो होते हैं बच्चों के, जो आपके स्टूडेंट्स, अन्य जो साथी हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अपने अन्य बच्चों के साथ या अन्य स्टूडेंट साथियों के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट में प्रत्येक बच्चे को इंगेज रहने के अवसर प्रदान करती है। कौन? बाल सभा एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। मतलब बाल सभा में बच्चों आपको बोलने का अवसर मिलता है, गीत गाने का अवसर मिलता है, चुटकुले बोलने का अवसर मिलता है, इसीलिए बाल सभा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। These sabhas introduce ideas through interactive skits, debates and questions answers sessions which enable children to voice their opinions and ask questions freely। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो सभाएं होती हैं ये इंटरैक्टिव
स्किट्स का मतलब है जो संवादात्मक, मतलब एक दूसरे से संवाद करते हुए जो लघु नाटक होते हैं, उनके द्वारा नए नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस, मतलब उनको नए नए जो विभिन्न आइडियाज़ हैं उनसे परिचित कराती है एक दूसरे को। डिबेट्स के द्वारा, मतलब डिबेट्स कहते हैं जो एक दूसरे से बहस करते हैं, बातचीत करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशंस, मतलब प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान बहुत सारी जो स्किल्स हैं इनके द्वारा, मतलब बाल सभा में इंटरैक्टिव स्किट्स, डिबेट्स, क्वेश्चन आंसर सेशंस, इनके द्वारा नए नए आइडियाज से परिचित होने का अवसर मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इनेबल चिल्ड्रन, जो कि बच्चों को योग्य बनाते, किस लिए? टू वॉइस देयर ओपिनियंस, अपनी राय को रखने के लिए, अपनी बात को सामने रखने के लिए, किसी के समक्ष रखने के लिए। एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रीली, और बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक किसी से प्रश्न पूछने के लिए वो ये जो क्या बोलते हैं इंटरेक्टिव स्किट्स से, डिबेट्स से, क्वेश्चन आंसर सेशन से, ये सभी बच्चों आपको एक्टिव करते हैं और आपको हर जगह अपनी बात रखने का हिम्मत और हौसला प्रदान करते हैं। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाइक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। ये जो बाल सभा है, ये बाल सभा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मतलब एक उच्च अच्छी गुणवत्ता वाली आपको शिक्षा प्रदान करती है, जैसे कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना। नो वायलेंस, मतलब किसी प्रकार की हिंसा नहीं। नो स्टीलिंग, किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं। नो एंड एटिकेट्स, सॉरी यहाँ नो नहीं है, एंड एटिकेट्स, और शिष्टाचार, एटिकेट्स कहते हैं, एटिकेट्स कहते हैं शिष्टाचार को, एटिकेट्स। तो इस प्रकार ये जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो आपको हर तरीके से आपका विकास को, मतलब आपके विकास में साधक होती है। इस प्रकार आपके ये सारे एसेस मीन्स निबंध जो थे इस क्वेश्चन में वे सभी पूरे हुए। हम यहाँ से बच्चों उसी प्रश्न से आगे बढ़ते हैं निबंध के बाद। क्वेश्चन नंबर 7वां, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस स्टोरी को, ये जो स्टोरी दी है, इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हैनी द हैन, हैनी नाम की एक मुर्गी है, वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ कोकोनट ट्री। हैनी नाम की एक मुर्गी एक नारियल के पेड़ के पास खड़ी थी। और नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, तो एक नट मतलब एक जो नारियल है उसका जो खोखला है, या नारियल ही मान लीजिए, वो नारियल एक पेड़ से गिर गया। फेल डाउन, धम धम की आवाज़ आई। शी सैड, उसने कहा द स्काई इज़ फॉलिंग, मतलब आसमान गिर रहा है। एंड शी रैन, और वह दौड़ने लगी। बच्चों हुआ क्या कि हैनी नाम की मुर्गी एक नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसी समय पेड़ से एक नारियल का खोखला या नारियल टपक गया, और जैसे ही उससे धम की आवाज़ आई तो उस मुर्गी को लगा कि आसमान गिर रहा है और वह भी दौड़ना चालू कर रही है, मतलब उसने दौड़ना चालू कर दिया। क्यूटी कॉक, यहाँ पर एक कॉक कहते हैं मुर्गे को। किसको कहते हैं बच्चों? मुर्गे को। तो क्यूटी नामक कॉक था, वो पूछता है हैनी व्हाट इज द मैटर, हैनी क्या हुआ है। तो अब आगे देखते हैं। हैनी बोलती है रन, दौड़ो, स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है भाई, दौड़ो। क्यूटी कॉक पूछता है आई एम ऑल्सो कमिंग विद यू, वो उससे कहने लगा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ऑन द वे दे मैट डकी द डक, अब रास्ते में वो दोनों दौड़ रहे थे, उस समय एक बतख से मिले, उस बतख का नाम था डकी। तो बच्चों यहाँ पर जो बतख थी, अब वो डकी डक पूछ रही है वाई आर यू रनिंग टुगेदर, भाई आप साथ साथ दोनों क्यों दौड़ते हुए जा रहे हो। तो हैन कहती है रन रन द स्काई इज फॉलिंग, दौड़ो दौड़ो आसमान गिर रहा है। डकी डक, क्यूटी एंड हैनी ऑल रैन टुगेदर, अब जो डकी डक था, क्यूटी कॉक और हैनी मुर्गी तीनों एक साथ दौड़ने लगे।
रिंकू द रैबिट वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ कैरेट। अब जो खरगोश है, रैबिट कहते हैं बच्चों खरगोश को, तो इसका नाम था रिंकू। अब ये जो रिंकू था वो एक गाजर के पास में खड़ा था। तो अब क्या होता है आगे देखते हैं। रिंकू रैबिट पूछता है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। हैनी हैन कहती है रन रन, दौड़ो दौड़ो, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। सो दे ऑल रैन। अब उन तीनों के साथ में जो रैबिट भी था, मतलब रिंकू था, वो भी साथ साथ दौड़ने लगा। कहने का मतलब है अब वे चारों एक साथ दौड़ रहे हैं। अब क्या होता है, टुगेदर, रैन टुगेदर मतलब एक साथ दौड़ने लगे। फ्यूरी द फॉक्स वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ केव। अब जो फ्यूरी नामक एक लोमड़ी है, वो लोमड़ी एक गुफा के बगल से खड़ी थी। अब क्या होता है, फ्यूरी फॉक्स पूछती है व्हाट इज़ द मैटर। बच्चों इसको फरी फॉक्स भी पढ़ सकते हैं, फ्यूरी फॉक्स भी पढ़ सकते हैं, तो बेटर फ्यूरी फॉक्स लग रहा है, इसलिए फ्यूरी फॉक्स पढ़ेंगे। तो फ्यूरी फॉक्स पूछती है व्हाट इज़ द मैटर, भाई बात क्या है। हैनी हैन कहती है द स्काई इज़ फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। वी आर ऑल गोइंग टू द किंग्स पैलेस, हम सब राजा के महल में जा रहे हैं। तो फ्यूरी फॉक्स बोलती है आई नो, मैं जानती हूँ, किंग्स पैलेस, द किंग्स पैलेस, मैं जानती हूँ कि राजा का राजमहल या पैलेस कहाँ पर है। अब क्या होता है, मे आई टेक यू देयर, क्या मैं आपको वहाँ लेके चल सकती हूँ। तो रिंकू रैबिट बोलता है यस प्लीज़ डू, हाँ कृपया हमको ले चलिए आप वहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि वे चारों इस लोमड़ी की चाल को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि लोमड़ी इनको ट्रैप कर रही है, इनको फंसा रही है। तो लोमड़ी ने बड़े आसानी से कहा कि राजा का पैलेस तो मुझे मालूम है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके चलती हूँ। अब फ्यूरी जो लोमड़ी है, द फॉक्स, क्या करा उसने, वेंट इनटू अ केव, वह सीधी अंदर गई। हैनी द हैन, क्यूटी द कॉक, मतलब जो चारों के चारों थे, जो डकी डक और क्यूटी कॉक, हैनी हैन और जो रिंकू रैबिट, ये चारों के चारों क्या किया इन्होंने भी, ये भी लोमड़ी के पीछे पीछे वेंट इनटू द केव वन बाय वन, ये भी एक एक करके उसके अंदर, गुफा के अंदर चले गए। बट दे डिड नॉट कम आउट, लेकिन अब ये बाहर नहीं आए। ओनली फ्यूरी द फॉक्स जंप्ड आउट ऑफ द केव, अब केवल वहाँ से जो लोमड़ी थी फ्यूरी फॉक्स वो ही वापस आई। अब इस कहानी से बच्चों आपको कुछ समझ में आया हो तो यहाँ हुआ ये है कि उस लोमड़ी ने कहा कि मैं आप सभी को राजा के महल में लेके चलती हूँ, तो वो एक्चुअली सबको एक गुफा के अंदर ले गई और एक एक करके सबको अंदर खा गई और उसने अपना भोजन कर लिया और सबको निपटा दिया। इससे हमको एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। अगर ये घटना नहीं होती, चूँकि नारियल गिरा था, कोई आसमान नहीं टूटा था, ना कोई आसमान गिरा था, लेकिन उनकी छोटी सी चूक उनके लिए मृत्यु लेकर के आ गई। इसलिए हमें हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। तो ये बच्चों अब इसके कुछ क्वेश्चन से इनको हम पढ़ लेते हैं। व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री, और डिड क्यूटी कॉक गो विद हैनी द हैन। ये सभी जो प्रश्न हैं, हमने इन सभी प्रश्नों को एक जगह लिख रखा है कॉपी में, हम वहाँ से इनको देखते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से क्या गिरा था। तो बच्चों आपको मालूम है अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, जो एक नट कहते हैं यहाँ पर कड़क छिलके वाला जो फल है, जैसे कि नारियल है, तो उसी को, नारियल को ही नट कहेंगे। तो वो नारियल ही पेड़ से गिरा था। दूसरा क्वेश्चन है डिड क्यूटी द कॉक गो विद हैनी द हैन, क्या क्यूटी कॉक जो था वो हैनी के साथ गया। तो इसमें है यस, क्यूटी कॉक वेंट विद हैनी, हाँ वह हैनी के साथ गया था। तीसरा प्रश्न है वेयर वॉज रिंकू द रैबिट स्टैंडिंग, रिंकू जो रैबिट था वह कहाँ पर खड़ा था।
तो रिंकू द रैबिट वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ कैरेट, वह एक पास में जो गाजर थी उसके पास खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर का देखते हैं। हु डिड दे मी ऑल मीट, हु डिड दे ऑल मीट, ये सभी जो थे तो इन सबको कौन मिला, तो दे ऑल मेट फ्यूरी द फॉक्स, ये सभी एक जो लोमड़ी थी फ्यूरी फॉक्स उससे मिले। ई नंबर का प्रश्न है वेयर डिड फ्यूरी द फॉक्स टेक दैम, जो फ्यूरी फॉक्स जो लोमड़ी थी वो उनको सबको कहाँ पर लेके गई, तो फ्यूरी द फॉक्स टुक दैम इनटू अ केव, वो जो लोमड़ी थी फ्यूरी फॉक्स वो उनको एक गुफा के अंदर ले गई। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये जो स्टोरी है, तो स्टोरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर वाला अपना कंटेंट कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट प्रश्न जो बचा हुआ है वो मैचिंग का है। मैच द टू कॉलम्स, तो आप जानते हैं हैनी, हैनी कौन है, द हेन, फ्यूरी, फ्यूरी द फॉक्स ये, और रिंकू द रैबिट, और डकी द डक। तो इसको आप व्यवस्थित इसमें से मिलान करके लिख लें। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो भी कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।